एक और आम आदमी पार्टी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है, तो वहीं पंजाब में भी चुनाव की फुल तैयारी है। बीते शनिवार को आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंजाब में बिजली संकट के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, जो कि हंगामे में तब्दील हो गया, जहां पर कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। ये पंजाब में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन है। ये पंजाब में आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है। भीषण गर्मी में पंजाब की बिजली गुल हुई तो सियासत सड़कों पर उतर आई। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को घेरा तो प्रदर्शन पूरी तरह से हंगामे में तब्दील हो गया। मोहाली की सड़कों पर पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प शुरू हुई। हालात बेकाबू होते देख सुरक्षा कर्मियों को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने सिसवा में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई थी। कार्यकर्ताओं ने पहला बैरिकेड तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। पंजाब की राजनीति पिछले कई दिनों से गरमाई हुई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल ये नजारा चंडीगढ़ के साथ लगते मोहाली का है। आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बिजली संकट को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहां पर आए थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से पंजाब पुलिस लगातार इन पर वाटर कैनन की बौछार कर रही है, और ये जो बैरिकेडिंग की गई है, यहां पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रदेशाध्यक्ष और सांसद भगवंत मान तबीयत खराब होने की वजह से लौट गए। हमारे लाखों वॉलंटियर जो हैं, उनके ऊपर देखिए कैसे वाटर कैनन जो मारा जा रहा है, किस पे कैसे लाठीचार्ज हो रहा है। बहुत सारे वर्करों की तबीयत खराब हो चुकी है, मान साहब की भी तबीयत खराब हो चुकी है। पर लेकिन हम अंतिम दौर तक ये लड़ाई लड़ेंगे। जब तक पंजाब में सस्ती बिजली नहीं हो सकती, आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। पंजाब में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने सियासत को गर्म कर रखा है। अकाली दल और बीजेपी ने भी पंजाब में बिजली के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। बिजली का मुद्दा पंजाब की सियासत में ऐसा गहराया कि खुद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं आज मैदान पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे तो एक बार फिर सियासत गर्म होने लगी। एक तरफ तो विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब को 80 के दशक में पहुंचाने की, 80 के दशक में पहुंचा दिया। पंजाब में चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में हर पार्टी कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती। आम आदमी पार्टी आज पूरी ताकत के साथ इसी सियासी अखाड़े में उतरी है, जहां उसने कांग्रेस सरकार को बिजली का चुनावी झटका देने के लिए मैदान पर जमकर घमासान किया। सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। उत्तराखंड को 4 महीने में अपना तीसरा मुख्यमंत्री मिल गया। पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। आज शाम 5 बजे पुष्कर धामी सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके नाम पर शनिवार दोपहर बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लग गई थी। ये बैठक देहरादून में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की मौजूदगी में हुई। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बैठक में किसी दूसरे नाम की चर्चा तक नहीं हुई, सिर्फ पुष्कर सिंह धामी का नाम रखा गया और सबकी सहमति से उन्हें अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया। जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के सभी नेता राजभवन पहुंचा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज शपथ ग्रहण समारोह में वो राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा होने के बाद खटीमा में उनके घर पर जश्न का माहौल है। उनके परिवार और पड़ोसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले पुष्कर धामी का बचपन खटीमा में ही बीता। पुष्कर खटीमा से ही इस बार दूसरी बार विधायक का चुनाव जीत कर आए और विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद पुष्कर धामी ने अपना पहला इंटरव्यू आज तक को दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं।
उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे हैं। सर, एक तो मुबारकबाद आपको इस आपके सिलेक्शन के लिए। इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और साथ में प्रदेश नेतृत्व का और सभी कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड के मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे जैसे सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सिपाही के बेटे को उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर दिया है। मेरी पार्टी मेरी माँ है। जैसे एक हमको जन्म देने वाली माँ होती है, एक जहाँ हम जन्म लेते हैं वो जन्मस्थली माँ होती है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी भी मेरी माँ है। उन्होंने मुझे हमेशा एक आंचल की छांव देने का काम किया है, मेरा विकास किया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने, बिना पृष्ठभूमि के विधायक बनाया, बहुत सारे दायित्वों को दिया। तो आज पार्टी ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में यहाँ पर काम करने का अवसर प्रदान किया है। तो मैं पूरे प्राणों प्रण से जो मेरी पार्टी की अपेक्षाएं हैं, मेरी माँ की जो अपेक्षाएं हैं और जनता की अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जिस रेस में आज आप आगे बढ़ गए, जो बाजी मार गई, उस रेस में काफी लोग थे, तो आपको लगता है कि वो शायद निराश हो, आप सबको साथ लेके कैसे चलेंगे? देखिए, जितने भी लोग, चूंकि हमारे यहाँ पार्टी में सभी लोग, चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी भी करते हैं, सबको जो है आगे आने का अवसर भी होता है। लेकिन पार्टी देश काल परिस्थिति के हिसाब से फैसला करती है। और जो मेरे सीनियर लोग हैं वो सब, और जो लोग पार्टी में जो दावेदार थे, वो सारे के सारे बहुत काबिल हैं, वो मेरे से भी काबिल हैं। मैं उन सब के साथ मिलकर जो उत्तराखंड की जनता का हित है, हमारी पार्टी का जो काम है, उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आप एक युवा नेता के तौर पर आगे आए हैं, उभरे हैं, किन चीजों को आप प्राथमिकता देंगे? आपका रोड मैप क्या होगा इन 6 महीनों के लिए? देखिए, पिछली जो हमारी सरकार रही है उसने बहुत सारा रोड मैप बनाया है और 4.5 साल तक सरकार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की रही है। बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, उन कामों को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो 1 साल में 3 मुख्यमंत्री आए, आपको लगता है कि इससे भाजपा के इमेज और परसेप्शन पे एक फर्क पड़ा, जिस वजह से शायद 2022 में इलेक्शन लड़ते हुए फर्क पड़े ग्राउंड पर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं और उत्तराखंड से विशेषकर उनको अत्यधिक प्रेम है। और यहाँ पर 4 धाम के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला के प्रोजेक्ट बन रहे हैं हजारों करोड़ के। इसके साथ साथ कोरोना काल में इतना सारा काम हुआ है, रेलवे के क्षेत्र में इतना काम हो रहा है, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम हो रहा है, हमारी बागेश्वर रेल लाइन का जो है सर्वे हो रहा है। तो ये सारे काम बहुत तेजी से जो है हो रहे हैं और ये सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती है किसने काम किया है और किसने केवल तुष्टिकरण किया है। आप मानते हैं कि जो कोविड मैनेजमेंट हुआ है स्टेट का, वो सही से हुआ है? हाँ। कुंभ मेले के दौरान काफी सारी बातें हुई थी कि सुपर स्प्रेडर इवेंट है, फेक टेस्टिंग रैकेट सामने आया था। नहीं, उस पर तो सब कार्रवाई चली रही है, लेकिन यहाँ पर कोरोना काल में उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। एक आखिरी सवाल, कल आप शपथ लेंगे, आपके साथ और भी मंत्री शपथ लेंगे? इस पर अभी हमारा होमवर्क चल रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, जो इस वक्त अपने समर्थकों से मिल रहे हैं यहाँ पर भाजपा कार्यालय में। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ पौलमी साहा, देहरादून, आज तक। पुष्कर धामी अभी तक कभी भी किसी कैबिनेट मंत्री या फिर राज्य मंत्री के पद पर नहीं रहे हैं। उनके पास सरकार चलाने का अनुभव भी नहीं है। जिस तरह तीरथ सिंह रावत ने जाते जाते सबसे कम वक्त तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाने का रिकॉर्ड बनाया, उसी तरह से पुष्कर धामी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। 45 साल के पुष्कर धामी उत्तराखंड में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें भगत सिंह कोश्यारी का करीबी माना जाता है। कोश्यारी जब मुख्यमंत्री थे तो पुष्कर धामी उनके ओएसडी हुआ करते थे। पुष्कर धामी को आरएसएस का भी करीबी माना जाता है। वो 1990 से 1999 तक एबीवीपी में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। धामी साल 2002 से 2008 तक उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 2010 से 2012 तक वो शहरी विकास परिषद के उपाध्यक्ष रहे। साल 2012 में पहली बार खटीमा सीट से विधायक चुने गए और ये उनका दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने एचआर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में मास्टर्स किया है।
पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के साथ साथ आगामी चुनाव में बीजेपी का चेहरा भी होंगे, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि चुनाव से ऐन पहले तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री चुनने की वजह क्या है? 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ और 2 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। 114 दिन के मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत ने खुद बताया कि उन्होंने पद क्यों त्याग दिया। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। संवैधानिक संकट के मद्देनजर इस्तीफा देना उचित भी था, लेकिन संवैधानिक संकट की स्थिति आने में करीब 2 महीने यानी 10 सितंबर तक का वक्त था। तीरथ सिंह रावत तब तक तो मुख्यमंत्री रह सकते थे, इसमें क्या नुकसान था? नुकसान क्या पहुंचेगा? संवैधानिक बाध्यता थी, उसके सामने हमारे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो हम कोर्ट जाकर बातचीत करते या संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हुए हमारे सामने जो रास्ता बचा इस्तीफा देने का वही दिया। बीजेपी एक सुर में सिर्फ एक बात कह रही है कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की वजह संवैधानिक संकट की स्थिति थी, जिसके लिए हवाला दे रही है जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 151A का, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में चुनाव आयोग उपचुनाव नहीं करवा सकता, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष से कम बचा है। लेकिन जानकार कहते हैं कि पहले भी ओडिशा, नागालैंड और कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति में उपचुनाव हुए हैं और उत्तराखंड में भी ये संभव हो सकता था। कांग्रेस का आरोप है कि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी ने उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया है। बीजेपी भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने से बच रही है। तीरथ सिंह जी की स्थिति कुछ उनके अपने बयानों ने और जितनी रही सही कसर थी भाजपा के शीर्ष द्वारा उनके चुनाव लड़ने के प्रश्न पर निर्णय न लेने के कारण हास्यास्पद बन गई, वो मजाक के पात्र बन करके रह गए। हरीश रावत जी या कोई भी कांग्रेस का लीडर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों में उनको दखल देने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस मजाक उड़ा रही है, लेकिन गंभीर सवाल भी उठा रही है। आखिर इस्तीफे की इतनी जल्दबाजी क्या थी? कहीं इन बातों में कोई सच्चाई तो नहीं कि बीजेपी तीरथ सिंह रावत के चेहरे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी? कहीं बीजेपी को उपचुनाव में तीरथ सिंह रावत के हार जाने का डर तो नहीं सता रहा था? कहीं बीजेपी को ऐसा तो नहीं लगा कि तीरथ सिंह रावत के नाम पर चुनाव लड़ने से पार्टी में फूट पड़ सकती है? अगर ऐसा नहीं होता तो तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए रखने का कोई न कोई रास्ता तो बीजेपी निकाल ही लेती। ये आम आदमी पार्टी का दावा है। बीजेपी इतना घबरा गई, इतना डर गई है कि अगर गंगोत्री के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कर्नल अजय कोटियाल साहब वो उपचुनाव जीत जाते हैं और उत्तराखंड के बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं, तो भाजपा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। भाजपा की तो हालत इतनी खस्ता हो जाएगी कि कोई शायद भाजपा की ओर फिर देखे ही ना। इस डर से, आम आदमी पार्टी के और कर्नल अजय कोटियाल के डर से भाजपा ने आज अपने मुख्यमंत्री को बदलने का फैसला ले लिया कि कहीं अब इन्हें उपचुनाव में न उतारना पड़े। जानकार भी मानते हैं कि तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा संवैधानिक संकट से ज्यादा उत्तराखंड में राजनीतिक संकट से निकलने की बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि 4 महीने में तीरथ सिंह रावत कोई ऐसा करिश्मा नहीं कर पाए कि उन्हें आगामी चुनाव का चेहरा बनाया जा सके। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार की लापरवाही से भी लोग नाराज थे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ही कुंभ के आयोजन को अनुमति देने के फैसले पर भी काफी विवाद हुआ। कुंभ के दौरान कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़े में तीरथ सिंह रावत के करीबियों का नाम उछला और बाकी रही सही कसर मुख्यमंत्री रहते हुए तीरथ सिंह रावत के विवादित और बेमतलब बयानों ने निकाल दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुंभ से पहले शुरू हुई तीर्थ यात्रा 4 धाम से पहले ही खत्म हो गई। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।
जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन देश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोग लू के थपेड़ों से दो चार हो रहे हैं। इस साल मौसम का मिजाज अजब गजब रहा है और इस वक्त जब बारिश से मौसम खुशनुमा होना चाहिए था, उत्तर भारत करीब हफ्ते भर से लू के थपेड़ों को झेल रहा है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में सैलाब उमड़ पड़ा है। कहीं बाढ़ तो कहीं सुलगते पहाड़। मॉनसून के दौर में गर्मी घनघोर। कहीं सूखा आसमान तो कहीं टूटा आसमान। मॉनसून की चाल इस बार पकड़ के बाहर है। देश का एक हिस्सा सराबोर है तो दूसरा हिस्सा राहत की चंद बूंदों के लिए तरस रहा है। बादलों के इस मन मर्जी को इन दो तस्वीरों के जरिए देखिए। यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य इस साल जुलाई के महीने में लू के थपेड़े झेल रहे हैं, तो बिहार और बंगाल समेत पूर्वोत्तर में मानो आसमान फटा जा रहा है। गांव के गांव पानी में डूबे जा रहे हैं। बिहार पर तो दोहरी मार पड़ी है। धुआंधार बारिश ने सूबे की सूरत पहले ही बिगाड़ रखी है। उधर नेपाल में हो रही बारिश भी बिहार पर ही कहर बनकर टूट रही है। नेपाल की उफनती नदियां सरहद पार करके जब बिहार में दस्तक देती हैं, तो इंसानी बस्तियां पानी पानी हो जाती हैं। रक्सौल में खेत खलिहान, मकान, बगीचे सब पानी की धार में एक हो गए हैं। बाढ़ से घिरे ग्रामीणों को खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, लिहाजा बाढ़ के पानी में बहकर आई मछलियों के सहारे ही वक्त कट रहा है। क्या हम लोग मछली मार करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, थोड़ा पैसा हो रहा है, उतनी से हम लोग का काम चल रहा है। घर और सब दह गया है। हम लोग का यहीं बस काम बचा है, काम धंधा भी कोई नहीं चल रहा है, हर एक तरफ बंदी है, सब लोग घर पे बैठा हुआ है, कोई भी काम नहीं है, यहीं हम लोग काम बचा हुआ है। अब कर रहे हैं, अब इसी से जो हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है वो चल रहा है, दूसरा कोई काम धंधा नहीं। मोतिहारी में कई दिनों से पानी की धार ही नहीं रुकी। नतीजा आपके सामने है। बस्तियां, मकान, बाजार सब तालाब में तब्दील हो चुके हैं। दर्जनों गांव में सड़क पगडंडी सब गायब हो चुकी हैं। पानी अस्पताल तक भी पहुंच चुका है। ऐसे हालात में एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़ी तो ट्रैक्टर निकालना पड़ा, क्योंकि पानी में डूबी सड़कों पर उतरना छोटी गाड़ियों के बूते की बात नहीं थी। नेपाल बॉर्डर पर ये हाल है तो बॉर्डर से दूर तस्वीर कुछ अलग नहीं है। बगहा में रात भर की बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। सरकारी अस्पताल की हालत टापू जैसी हो गई। न कोई अंदर जा सकता था, न कोई अंदर से बाहर आ सकता था। बेतिया में शहर के वीआईपी इलाकों का नजारा देखिए। रात भर की बारिश ने सूरत बिगाड़ कर रख दी है। कलेक्ट्रेट में इतना पानी भर गया कि आने जाने का रास्ता ही नहीं बचा। बाजारों और मुख्य सड़कों पर भी तालाब का मंजर बन गया। ये आज से थोड़े ही है, तो बहुत पहले से है और मतलब मेरे को नहीं लगता है कि अभी भी कोई भी सरकार इस पर ध्यान देगी, आने वाले भी, क्योंकि ये मतलब किसी को किसी से मतलब है नहीं। वोट के लिए आते हैं, साथ में आएंगे, ऐसे करेंगे, उसके बाद कोई मतलब नहीं इसने के बाद। उधर पूर्वोत्तर में मेघालय से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम तक में पानी ने कोहराम मचा रखा है। नदियां उफान पर हैं, पाट चौड़े होते जा रहे हैं और पानी के जोर से कहीं पुल बह रहे हैं तो कहीं सड़कें गुम हो रही हैं। आज तक ब्यूरो।